प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस वीडियो में हम पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 19 से लेकर 22 तक का अध्ययन करेंगे। स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम। प्रसंग चल रहा है कि यक्ष मेघ को अलका नगरी जाने के लिए विनती कर रहा है तथा उसे यात्रा मार्ग का वर्णन कर रहा है। यक्ष मेघ को कह रहा है कि आप आम्रकूट नामक पर्वत पर मूसलाधार बरसात करने के बाद कुछ देर वहाँ विश्राम करके और फिर आगे की ओर अपनी यात्रा पर प्रस्थान करना। जब आप आगे चलेंगे तो आपको नर्मदा नदी मिलेगी। उसके बारे में कहा गया है कि वनचर वधु भुक्त कुंजे, वनचरों की वधुओं के द्वारा उपभोग किए गए कुंजों वाले। तस्मिन उस आम्रकूट पर्वत पर मुहूर्तम थोड़ी देर स्थित्वा रहकर, रुक कर, ठहर कर, तोय उत्सर्ग जल निकल जाने के कारण द्रुततर गति, तेज गति वाले तुम हे मेघ आप वर्ण रास्ते में तीन बिखरी हुई उपल विस्मय पत्थरों से उबड़ खाबड़ विंध्य पादे, विंध्याचल की तलहटी में विशीर्णा बिखरी हुई रेवा, नर्मदा नदी का नाम है। रेवा या नर्मदा नामक नदी को गजस्य अंगे, हाथी के शरीर पर भक्ति छेदई सफेद रेखाओं से निर्मित भूतिम श्रृंगार के इव समान द्रक्ष्यसि देखोगे। काला काला विंध्याचल है जो कि गजराज के सदृश प्रतीत होता है। जिस प्रकार काले रंग के हाथी के शरीर पर सफ़ेद रंग से रेखाओं से, लाइनों से मांडे जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, जिससे वह काला गजराज सुंदर प्रतीत होता है, उसी प्रकार काले काले विंध्याचल की तलहटी में सफ़ेद रंग की जल धाराओं वाली नर्मदा नदी बिखरी पड़ी है। उस दृश्य को तुम अवश्य ही देखना, वह बड़ा सुंदर दृश्य तुम्हें दिखाई देगा। उससे पहले तुम वनचरों की बहुओं के द्वारा भोगे गए कुंजों वाले आम्रकूट पर्वत पर कुछ देर विश्राम अवश्य कर लेना और हल्की गति वाले होकर तुरंत ही आगे का मार्ग पार कर लेना। तस्या तिक्तै वनगज मदैर वासितम वांत वृष्टि ही। वांत उगलना, वमन करना, उल्टी करना, वृष्टि बरसात। तुमने आम्रकूट पर्वत पर बरसात रूपी वमन कर दिया है, यानी तुम बरस चुके हो और बरसने के कारण तुम बिल्कुल हल्के हो गए हो और तुम वर्षाकालीन बादल के रूप में आगे बढ़ रहे हो। बरसात करने के कारण तिक्तई तीखी, वन गज जंगली हाथियों के मदई मद जल से वासितम सुगंधित जम्बू कुंज, जामुनों के कुंजों के द्वारा प्रतिहत रोके गए रयम वेग वाले तस्या तोयम
उस नर्मदा नदी का जल आदाय लेकर के ही गच्छे आगे जाना। क्यों? क्योंकि घन हे बादल अंतः सारम, अंदर से भरे हुए त्वाम तुमको, अनिलह वायु तुलई तुम न सक्ष्यति, उड़ा नहीं सकेगी। क्योंकि कहा भी गया है रिक्तः सर्व लघु भवति, खाली सभी हल्के होते हैं, और पूर्णता भरा पूरा होना गौरवाय, गौरव का प्रतीक होता है। उस नर्मदा नदी का जल लेकर के ही हे मेघ तुम आगे की ओर जाना। क्योंकि रास्ते में तुमने जगह जगह बरसात कर दी है, और तुम्हारी बरसात के कारण जामुनों के कुंज लहलहा रहे हैं, जो कि उस नर्मदा के वेग को रोकने का कार्य कर रहे हैं। उस नर्मदा के जल में जंगली हाथी पानी पीने, स्नान करने आते हैं, जिस कारण उन जंगली हाथियों का मद जल उस नर्मदा के जल में मिश्रित होकर सुगंधित हो जाता है, तीखी सुगंध वाला हो जाता है। ऐसे तीखी सुगंध वाले जल को तुम अवश्य पीना, क्योंकि हे बादल, अंदर से खाली होना अच्छी बात नहीं है। रिक्तता हमेशा लघु मानी जाती है, जबकि भरा पूरा होना समृद्धि का प्रतीक, गौरव का प्रतीक, वैभव का प्रतीक माना जाता है। नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरैर अर्धरूढैर आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदलिश्चानुकच्छम जगद्वा अरण्येषु। अर्धरूढै आधे विकसित, अर्ध विकसित आधे खिले हुए केसरई परागों से, केसरों से हरित हरे और कपीशम पीले नीपम कदम्ब के फूलों को दृष्टवा देख कर अनुकच्छम दल दल में आविर्भूतम पहले पहल निकली हुई, प्रथम आविर्भूत पहले पहल निकली हुई मुकुलाहा कंदल खिली हुई कंदली कंदलियों को जगद्वा खाकर अरण्यसु जंगलों में उर्व्या पृथ्वी की अधिक सुरभिम अत्यधिक सुगंधी वाली गंधम गंध को आग्राय सूंघ कर सारंगाहा, जो सारंग है वो जल लव मूचह, जल की बूंदों को छोड़ने वाले, ते मार्गम सूचयिष्यन्ति, तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। इस श्लोक में सारंग शब्द में श्लेष अलंकार है। सारंग शब्द के हमें क्रमशः 3 अर्थ लेने हैं। प्रथम भ्रमर, द्वितीय हरिण और तृतीय हाथी। हे बादल, जब तुम पूरे रास्ते में बरसात करोगे तो सारी जगह आधी कलियां खिलने वाले हो जाएंगे पीले और हरे रंग के कदम। उन अर्ध विकसित केसरों वाले हरे और पीले कदम्बों पर मंडराएंगे भ्रमर, और वो भ्रमर जो है वो सूचना देंगे कि इस रास्ते से तुम बरसात करके जा चुके हो। अग्रिम सूचना देंगे हरिण, क्योंकि दल दल में पहले पहल निकली हुई कलियों वाली कंदलियों को खाते हुए हरिण बताएंगे कि यहाँ बरसात हो चुकी है और इसी कारण दलदल हो गया है, और दलदल में अनेक प्रकार की जंगली घासों की कलियाँ उग गई है। तीसरी सूचना देंगे सारंग हाथी। सारंग तीसरा अर्थ हाथी।
जब तुम बरसात करोगे तो धरती में से एक विशिष्ट प्रकार की तीखी गंध, मिट्टी की सौंधी सौंधी महक बिखर जाएगी। उस महक को हाथी अपनी सूंड से सूंघते हुए दिखाई देंगे और वो हाथी यह सूचना देंगे कि इस रास्ते में वर्षा हो चुकी है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य कालिदास ने प्रस्तुत किया है कि तीनों सारंग रास्ते में हुई बरसात की सूचना दे रहे हैं। पहला सारंग है भ्रमर, दूसरा सारंग है हरिण और तीसरा सारंग है हाथी। हरिण कदम्ब के फूलों पे भ्रमर कदम्ब के फूलों पे मंडराकर, हरिण कंदलियों को खाकर और हाथी सुगंधी को सूंघ करके ये सूचित करेंगे कि यहाँ से बादल गुजर चुका है, यहाँ वो बरसात करके जा चुका है। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्षमाणाः। अम्भ जल, जल की बिंदु बूंदों को ग्रहण पकड़ने में चतुरान चतुर, चातकान चातकों को वीक्षमाणा देखते हुए, और वेणीभूता पंक्ति बांधी हुई बलाकाह बगुलियों को परिगणनया गिनते हुए, निर्दिशंता दिखाते हुए, सिद्धाः सिद्धगण स्तनित समये, गर्जन के समय, सोत्कंपानि कंपन के साथ किए गए, प्रिय सहचरी, प्रिय सहेली, प्रिय पत्नी, प्रेमिका के संभ्रम अचानक किए गए, आलिंगितानि आलिंगनों को आसाद्य पाकर, त्वाम तुम्हें, मानयिष्यन्ति सम्मान देंगे, तुम्हें धन्यवाद देंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि कालिदास कह रहे हैं कि सिद्धगण अपनी अपनी सहचरियों के साथ छत पर खड़े हैं और वह वर्षा काल का आनंद ले रहे हैं। वर्षा काल में चातक पक्षी के बारे में कवि प्रसिद्धि है कि वह वर्षा का जल सीधा ही ग्रहण करता है। तात्पर्य यह है कि जो जल की बूंद जमीन पर गिर जाती है, चातक पक्षी उसको नहीं पकड़ता, बल्कि मेघ से टपकते हुए वर्षाकालीन जल को वो प्रत्यक्ष सीधा ही डायरेक्ट ही अपने मुंह में पी लेता है। ऐसे चातक पक्षियों को दिखाते हुए और पंक्ति बनाकर आकाश में उड़ती हुई बगुलियों की 1 2 3 4 इस प्रकार गिनती करते हुए जो सिद्धगण हैं वो अपनी सहचरियों के साथ छत पर खड़े हैं। अचानक तुमने गर्जन किया और उनकी सहचरियों ने घबराकर अचानक अपने अपने साथियों का आलिंगन किया। तो ऐसे आलिंगनों को पाकर वह तुम्हें अवश्य ही सम्मानित करेंगे, तुम्हें धन्यवाद देंगे।